नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं अजीत कुमार ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले समस्त सनातनियों को रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वक्फ बिल पे। आज भारत के अंदर वक्फ बिल एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे भी देखो वक्फ बिल के बारे में चर्चा कर रहा है। इवन भारत के संसद के अंदर की बात करें तो भारत के संसद में इन दिनों अगर सबसे ज्यादा बहस किसी मुद्दे पे हो रही है तो वो है वक्फ बिल कानून को लेकर, क्योंकि सरकार वक्फ बिल लाने जा रही है और इस पे विपक्ष का आपत्ति है। आज के इस वीडियो में वक्फ बिल क्या है और पहली बार इसका गठन कब किया गया था भारत के अंदर, और क्या इसमें त्रुटियां हैं जिनसे लेकर सरकार नाराज है और इसमें संशोधन करने को तैयार है, और क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। आज के इस वीडियो में, इस एक वीडियो में वक्फ बिल और वक्फ बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वक्फ बिल, वक्फ बोर्ड अधिनियम पहली बार देश के अंदर सन 1954 में लाया गया था और इसी के तहत वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी। वक्फ बिल इसलिए लाया गया था कि इसमें पारदर्शिता बरती जाए और इसके जो काम काज है उसको सरल बनाया जाए। हालांकि यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूं तो ये वक्फ बोर्ड की स्थापना जो 1954 में किया गया था, उस समय के तत्कालीन सरकार के द्वारा वो फैसला ही गलत था। क्योंकि जब आप एक देश एक कानून को मानते हैं, देश संविधान के ऊपर चलता है, तो पर्सनल किसी भी धर्म समुदाय को इस तरह का अधिकार नहीं देना चाहिए था। ये एक तरफा अधिकार देना ही उस समय के सरकार का गलत डिसीजन था। नतीजा आज इसकी चर्चा हो रही है और इसके खिलाफ देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। सवाल है कि जब 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया तो अब क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम 1955 में जब इसका गठन हुआ था तो एक साल बाद ही 1955 के अंदर इसका संशोधन किया गया था उस समय के तत्कालीन सरकार के द्वारा, और संशोधन में सभी राज्य को वक्फ बोर्ड की स्थापना करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। और इस तरह से आज भारत के अंदर टोटल 32 वक्फ बोर्ड है। उसके बाद दूसरी बार सन 1913 में, जब अभी जो मौजूदा सरकार एनडीए की सरकार है 2014 में आया था, उससे जस्ट एक साल पहले 2013 में ही इसको संशोधन किया गया था। और संशोधन करने के बाद इसमें एक आर्टिकल 40 जोड़ दिया गया था। इसका मतलब ये होता है कि वक्फ बोर्ड किसी के संपत्ति पर अपना अधिकार बता दिया या अपना दावा ठोक दिया कि ये वक्फ बोर्ड का जमीन है, तो वो आदमी अपने बचाव के लिए सबूत इकट्ठा कर सकता है, ना कि वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से उस आदमी के सामने दस्तावेज पेश कर सकता है। मतलब वक्फ बोर्ड का सिर्फ कह देना कि ये जमीन मेरा है उसका हो जाता था। इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। तो ये शक्ति 2013 के संशोधन में उस समय के तत्कालीन सरकार के द्वारा दे दिया गया था। असली विवाद का जड़ यही है, क्योंकि देश में न्याय व्यवस्था के नाम पे पुलिस सिस्टम है, उसके ऊपर कोर्ट है, कोर्ट में भी आपको लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। एक सरकार के द्वारा भी गलती किया जाता है तो उन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया जाता है। जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, चाहे उड़ीसा के पूर्व सीएम हो क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूं, उनके खिलाफ भी कोर्ट में मतलब उनके खिलाफ जो भी उन्होंने किया था उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की गई और उन्हें जेल जाना पड़ा। तो जब सब कुछ कोर्ट के माध्यम से हो रहा है तो ये वक्फ बोर्ड ऐसा क्या है जो ये कोर्ट से भी परे है, इसका फैसला कोर्ट में भी नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर 2013 में किया गया संशोधन वक्फ बोर्ड में उस समय के तत्कालीन सरकार द्वारा कि मतलब आर्टिकल 40 जोड़ देना, यही सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा है। और आज जो तत्कालीन सरकार इसमें संशोधन करना चाह रही है
वो उस 2013 के संशोधन का ही नतीजा है। अगर 2013 में ऐसी उल्टी सीधी कानूनें नहीं इसमें ऐड किया जाता, आर्टिकल 40 नहीं जोड़ा जाता, तो मुझे लगता है कि आज सरकार को इसका संशोधन करने का कोई आवश्यकता नहीं होता। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं वक्फ बोर्ड है क्या। तो वक्फ ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पे दान दिए जाने वाले संपत्ति या वस्तु। आप किसी भी वस्तु या अपने नाम का जो संपत्ति हो वो आप वक्फ कर सकते हो, यानी कि वक्फ बोर्ड को दान दे सकते हो। ये परोपकार के काम में दिए जाने वाला एक प्रकार का दान है, और एक बार वक्फ का जमीन आप दान दे दिए तो दोबारा से ये गैर वक्फ जमीन नहीं कहला सकता। यानी कि एक बार इसमें आपका कोई भी संपत्ति, चल हो अचल हो, कोई भी संपत्ति मुसलमान इसे दान दे सकते हैं, फिर वापस नहीं ले सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड क्या है? ये एक अरबी शब्द है, ये आपने जाना, और इसे कोई भी मुसलमान अपने चल अचल संपत्ति का दान कर सकता है परोपकार के नाम पे, और एक बार जब दान कर दिया तो दोबारा वो संपत्ति उसे वापस नहीं मिल सकता। अब जानते हैं देश में सबसे ज्यादा जमीन भारतीय रेलवे के पास है, उसके बाद सशस्त्र बोर्ड के पास है, उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत में वक्फ बोर्ड के पास जमीन आता है, जो 9 लाख प्लस एकड़ जमीन का मालिक है, जिसकी अभी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ आंकी गई है। तो ये वक्फ बोर्ड की टोटल संपत्ति है, जो भारत में तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति रखने वाला बोर्ड है, और जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ आंका गया है। वक्फ बोर्ड के जो संपत्ति है उसका रख रखाव वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अभी टोटल देश में 32 वक्फ बोर्ड है, प्रत्येक प्रदेश के मतलब एक सदस्य इसमें रहते हैं, और अभी तक इनका जो रख रखाव है वो एक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। अभी तक वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा प्रदेश सरकार के सदस्य, मुस्लिम सांसद, विधायक, बाउर काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली शामिल होते हैं। कानून में अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की जरूरत ही क्या है, तो इसको जरा ध्यान से समझे पहले, ठीक है। वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के पीछे सरकार का जो लॉजिक है, सरकार की जो तर्क है, उसे हम सबसे पहले जानते हैं। फिर विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है उसके बारे में जानेंगे, और फिर ओवरऑल जानेंगे कि मतलब हम भारतीयों आपस में ना उलझे, इसके लिए वास्तविकता क्या है, सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सरकार का तर्क क्या है इसको संशोधन करने के पीछे। तो कानून में संशोधन करने के पीछे सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित बनाना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ठीक है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1955 में संशोधन करना है। इससे वक्फ संपत्तियों का रेगुलेशन और प्रबंधन करने में आसानी होगी, ये सरकार का तर्क है। पिछले अधिनियमों की कमियों को दूर करना, मतलब पिछले बार जो अमेंडमेंट किया गया था 2013 में, जिसमें जो आर्टिकल 40 जोड़ के इसे मतलब एक गैर कानूनी बना दिया गया था, उसको सही करना। अधिनियम का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्ड की कार्य कुशलता को बेहतर करना। उसके बाद वक्फ की परिभाषाओं को अपडेट करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना, वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में तकनीक का दखल बढ़ाना, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें सरकार अपने तर्क बता रही है। सरकार का मानना है कि मौजूदा वक्फ कानून ने कई तरह के विवादों को जन्म दिया है। सरकार कहती है कि अभी जो वक्फ बोर्ड देश के अंदर चल रहा है वह कई किस्म के विवादों से घिरा हुआ है, जो देश के आंतरिक शांति के लिए और सुरक्षा के लिए सही नहीं है। ये मैं नहीं, सरकार बता रहा है, ठीक है। वक्फ के एक बार वक्फ हमेशा वक्फ के सिद्धांत से विवाद उपजे हैं। बेट द्वारका के द्वीपों पर दावों का अदालतों ने भी उलझन भरा माना। सरकार का तर्क है कि वक्फ अधिनियम 1955 और 2013 में इसमें किया गया संशोधन अब प्रभावकारी नहीं है। इससे कुछ समस्याएं पैदा हुई है, यानी कि सन 1955 में और 2013 में जो संशोधन किया गया वक्फ बोर्ड के अंदर, उस समय के तत्कालीन सरकार द्वारा
वो अभी के टाइम के अनुसार सही नहीं है, समय बदल गया है, इसे भी बदलना चाहिए, ऐसा सरकार का तर्क है। अब हम जानते हैं कि अभी इस वक्त जो वक्फ बोर्ड पहले से चल रहे हैं उससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। तो वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा, देखिए वक्फ बोर्ड जो अभी फिलहाल रूप से चल रहा है, जो पूरे भारत में 32 वक्फ बोर्ड है, उस पे इल्जाम है कि ये जो है हमेशा अवैध कब्जा करते हैं। यानी कि वक्फ बोर्ड पे इल्जाम है देश के अंदर कि बहुत सारे जमीन ऐसे हैं जिसे ये अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। दूसरा, कुप्रबंधन और स्वामित्व विवाद, मतलब इसमें कुप्रबंधन भी देखा गया है, जिसको मतलब सुव्यवस्थित करना सरकार का कहना है। तीसरा है संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी, यानी कि कोई अगर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करना है उसमें देरी होना, या फिर संपत्ति मतलब किसी भी प्रकार का टाइमली काम नहीं होना। उसके बाद है बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालय को शिकायतें, है ना, इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर शिकायतें आ रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं, जो देश के आंतरिक सुरक्षा और शांति के लिए सही नहीं है, ये सरकार का तर्क है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या वक्फ बोर्ड कोई न्यायिक निगरानी के अंदर रहता है या नहीं है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी तक वक्फ न्यायाधिकरणों के निर्णयों को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यानी कि अभी तक वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई अगर गलती होता है तो कोई भी आदमी इसे कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दे सकता, यानी कि इसके खिलाफ पिटीशन कोर्ट में नहीं डाल सकता। ये आर्टिकल 40 इसको बचाता है। इससे वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही तय नहीं होती थी। यानी कि अगर आपके संपत्ति पर गैर जिम्मेदारा मतलब गैर कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड दावा ठोक दिया तो आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कोर्ट में इसे पेश भी नहीं कर सकते, इसके खिलाफ कोर्ट में आप पिटीशन भी नहीं डाल सकते थे, जिससे पारदर्शिता इसमें नहीं है ना। तो ये सरकार का लॉजिक है। अब जानते हैं इसके कुछ दुरुपयोग के बारे में। कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, इस वजह से सामुदायिक तनाव पैदा हुआ है। जी हाँ, ये सरकार का तर्क है। उसके बाद वक्फ अधिनियम की धारा 40 का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। इसके तहत निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया, इसने मुकदमेबाजी को जन्म दिया। यानी कि आर्टिकल जो 40 है, जो 2013 में इसमें संशोधन करके डाला गया, इसके ही आधार पे वक्फ बोर्ड के द्वारा इस आर्टिकल का गलत उपयोग किया जाता है और गरीबों का जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया जाता है। इसके खिलाफ लोग कानून का, कोर्ट का चक्कर लगाते हैं। ऐसे केस, ऐसे मुकदमे बहुत ज्यादा इन दिनों सुर्खियों में बनी है, जिसे सरकार अपने तर्क के आधार पे बता रही है। अब इसके संवैधानिक वैधता पर सवाल कुछ उठते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता है, किसी अन्य धर्म के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका में वक्फ बोर्ड की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए थे। अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 40 जो कांग्रेस सरकार के द्वारा 2013 में संशोधन करके डाला गया था, वो क्या है। वक्फ अधिनियम सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की ताकत मिली है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वो वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वह अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो गई तो हमेशा वह वक्फ रहेगी। इस वजह से कई विवाद भी सामने आया है। नए कानून में इस सेक्शन को हटा दिया गया है। समझ गया। यानी कि वक्फ बोर्ड आर्टिकल 40 का इतना ज्यादा दुरुपयोग करने लगा है कि किसी भी प्रॉपर्टी को वो अपना बता देता है, उसके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता, बल्कि वक्फ बोर्ड का एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, वहां पे आप जा सकते हो, वहां से आपको कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। यानी कि अगर सीधे सीधे समझे तो वक्फ बोर्ड भारत के सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और सांसद से भी ज्यादा ऊपर रखा गया था, जो निश्चित तौर पे एक गैर कानूनी मतलब तरीके से इसे शो करवाया जा रहा है। अब सवाल पैदा लेता है, सरकार तो आपको लॉजिक दे दिया, आप सीधे सीधे समझो, आपका कोई प्रॉपर्टी है जिसे आपने जिंदगी भर के खून पसीने की कमाई से
हासिल किया है और उस पे वक्फ बोर्ड का दावा ठोक दिया गया और उसको लेकर आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, तो बताइए कि आपके दिल पे क्या बीतेगा। अगर सरकार इसमें संशोधन करके ऐसे उल्टे सीधे कानून को खत्म कर रहा है तो क्या बुराई कर रहा है। अब हम जानते हैं कि मतलब विपक्ष को क्या आपत्ति हो रही है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों का तर्क है कि यह मुस्लिमों की धार्मिक आजादी पर हमला है। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने के उद्देश्य से विधेयक लाया जा रहा है। विपक्षी दलों का तर्क यह भी है कि कानून संविधान के खिलाफ है, तानाशाही तरीके से लाया गया है। संयुक्त संसदीय कमेटी में शामिल विपक्ष के सदस्यों के संशोधनों को शामिल नहीं किया गया। सरकार के साथ कौन कौन दल है? वक्फ बिल पर सरकार को जेडीयू, टीडीपी, जेडीएस, हम, लोजपा, शिवसेना, रालोद और पवन कल्याण की पार्टी जनसेवा का साथ मिला है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में क्या क्या बदलाव करना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अधिनियम का नाम वक्फ अधिनियम 1955 से बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का प्रस्ताव रखा है सरकार ने। ठीक है, वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियां वक्फ नहीं होगी। विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी वक्फ का संपत्ति है उसे सरकार द्वारा पहचान कर लिया जाता है कि किसी जमाने में गैर तरीके से मतलब इसको अपना लिया गया है वक्फ बोर्ड की तरफ, उसे वापिस से सरकार अपने अंदर ले लेगी। प्लस वक्फ बोर्ड की संपत्ति का देखरेख में अब से जो जिला अधिकारी होते हैं, डीएम जिसे हम कलेक्टर कहते हैं, उसका इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, वक्फ निर्धारण की शक्ति वक्फ बोर्ड के पास नहीं होगी। वक्फ निर्धारण की शक्ति अब से वक्फ बोर्ड के पास नहीं होगी, तो किसके पास होगी? वक्फ का सर्वेक्षण आयुक्तों और अपर आयुक्त द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानून के अनुसार करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो बहुत कुछ बदलाव किया जा रहा है। अब 2 गैर मुस्लिम होंगे सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। 2 महिला सदस्य का होना भी जरूरी। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान, वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से होंगे। मतलब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अभी भी मुस्लिम समुदाय से होंगे, लेकिन इनके अलावा 2 गैर मुस्लिम भी इसमें होंगी और 2 महिला अध्यक्ष भी होगा। यानी कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता लाने का प्रयास है एक तरह से सरकार का। अब जो राज्य वक्फ बोर्ड होगा उसमें राज्य सरकार के 2 गैर मुस्लिमों, शिया सुन्नी, पिछड़े वर्ग के मुसलमानों, बोहरा और आगा खानी समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना जरूरी है। यानी कि जो केंद्र वक्फ बोर्ड होगा उसमें भी 2 महिला, 2 गैर मुस्लिम और 1 मुस्लिम, और इसमें जो राज्य वक्फ बोर्ड होगा उसमें भी सेम स्टेट से उठाया जाएगा। जो पिछड़े वर्ग का मुस्लिम भी होगा, जो गैर मुस्लिम भी होगा और 2 महिला मुस्लिम भी होगी, लेकिन हर हाल में अध्यक्ष एक विद्वान मुसलमान को ही बनाया जाएगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। मुस्लिम कानून विशेषज्ञ के प्रावधान को हटाया गया है। इसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीश और एक संयुक्त सचिव शामिल होंगे। न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अदालत में अब अपील कर सकेंगे। यानी कि अब वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कोई भी मसला होता है तो अब इसे कोर्ट में इस मसले को, इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और इसका न्याय कोर्ट ही करेगा, इसका फैसला कोर्ट से ही होगा। अब इसमें केंद्र सरकार की क्या शक्ति हो सकती है उसके बारे में जानते हैं। तो राज्य सरकारें कभी भी वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती हैं। केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खातों और लेखा परीक्षा पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। शिया वक्फ 15% से अधिक होने पर शिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड होंगे। बोहरा और आगा खानी वक्फ बोर्ड को भी अनुमति दी गई है। यानी कि मुसलमान में ही अगर 15% से ज्यादा हो जाएगा तो शिया के लिए अलग वक्फ बोर्ड बना दिया जाएगा और सुन्नी के लिए अलग। इसके लिए क्राइटेरिया है कि आबादी 15% होना चाहिए। अब आपने जान लिया कि वक्फ बोर्ड क्या है, इसको पहली बार इसका गठन कब किया गया था, पहली बार संशोधन कब किया गया था, आखिरी बार संशोधन कब किया गया था, वो कौन सा संशोधन था जिसके कारण सरकार को फिर से संशोधन करना पड़ा। अब ओवरऑल हम जानते हैं कि इसमें विपक्ष का क्या कहना है। पहली बार विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है।
संविधान में कानून बनाने का प्रावधान क्या है, सबसे पहले इसको हम जानते हैं। संविधान कहता है कि सांसद अपने 2/3 सहमति से देश के अंदर कोई भी कानून बना सकता है या बने हुए कोई किसी भी कानून में संशोधन कर सकता है। 232/228 के तहत सरकार ने पूरे प्रक्रिया को फॉलो करते ही हुए इस वक्फ बिल को टेबल पे लाया है और सांसदों का जो 2/3 बहुमत होता है वो सब प्रक्रिया से गुजरा है सरकार, और इसको विपक्ष असंवैधानिक बता रहा है। तो पहली बार कि जो विपक्ष है देश में वो झूठ बोल रहा है ना, पहली बार कि वो झूठ बोल रहा है। सरकार इसे संवैधानिक रूप से ही संशोधन किया है और उसको गैर संविधान तरीके से संशोधन बताना यानी कि विपक्ष का ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इससे देश के अंदर हिंदू मुस्लिमों के बीच युद्ध हो सकता है, जिससे देश विश्व पटल पे मतलब देश का इमेज खराब हो सकता है। ये भारत के हिंदू और मुसलमानों को सोचना होगा। दूसरी बात, विपक्ष का जो सीधा सीधा राय है वो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की तरफ। विपक्ष यहाँ पे तानाशाह आ जाएगा, ये संविधान के खिलाफ है, ये झूठ बोलना, यानी कि मुसलमानों से विपक्षों को प्यार नहीं है बल्कि वो अपनी कुर्सी के लिए ये सब कर रहा है। 370 जैसे मुद्दे पे भी विपक्ष का लड़ना हम क्या समझे कि देश के हित में विपक्ष है, देश के लिए वो कभी नहीं है, वो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वरना इससे पहले 57 साल तक विपक्ष का राज भारत देश के अंदर रहा है, उनमें मुसलमानों को वो तरक्की करवा देते। आज दुनिया भर के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें सीईओ या बड़ा अधिकारी के पोस्ट पे भारत के हिंदू नजर आते हैं, उसमें भारत के मुस्लिम भी नजर आ सकते थे अगर कांग्रेस या और भी विपक्षी दल चाहते तो, क्योंकि उनके पास देश का सबसे लंबा सत्ता संभालने का मौका था। तब तो उसने मुसलमान के लिए कोई भला किया नहीं। आज मौजूदा सरकार अगर कुछ गलत हो रहा है, उसको सुधार कर रहा है, तो उसे असंवैधानिक विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है। इसमें मुसलमानों का कोई हित नहीं है बल्कि विपक्ष का चाल है सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाने का। तो ये है विपक्ष का मूड, और सरकार का मूड के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग खुद एजुकेटेड हैं, समझदार हैं। वक्फ बोर्ड पे आप क्या सोचते हैं, आपका विचार क्या कहता है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर देना, और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।